Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. जम्मू एंड कश्मीर सेट पेपर 1 में आज से हम यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि शोध अभिवृत्ति को शुरू करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि रिसर्च क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं एंड क्यों रिसर्च को किया जाता है। इस चैप्टर में अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तभी आप लोगों को आगे आने वाले चैप्टर्स, आगे आने वाले एडवांस टॉपिक्स समझने में बहुत आसानी होगी। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहती हूँ कि इस लेक्चर को अच्छे से समझिएगा, सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही इजी वे में हर एक चीज़ को मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर सेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 प्रिपरेशन पर आपको बहुत ध्यान देना है। इसमें आपको स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे आप लोग 75 प्लस स्कोर कर सकते हो, इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं। एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की 100% श्योरिटी मैं देती हूँ। हर एक वीडियो लेक्चर में स्मार्ट ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दिए जाएंगे। फुल सिलेबस नोट्स यहाँ पर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में हम प्रोवाइड करवाते हैं जिसको बहुत ही आसानी से आप सभी अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके कभी भी कहीं पर पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में कंप्लीट 10 यूनिट्स को कवर किया गया है जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड इस मॉक टेस्ट से आपको एक क्लियर आइडिया ये भी हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन हम आपको देते हैं जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं, कैसे आपने करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना है और एग्जाम का क्या लेवल है। इसके अलावा 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक जिसमें हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 2000 एमसीक्यू पीडीएफ में आपके वो कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, इस चीज की भी मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर आप जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको एक ही बार फीस देनी है, वो भी सिर्फ 2000 रुपए। जब तक आपका ये एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप इस कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हो, सिर्फ एक ही बार ये फीस आपको देनी है। इसके अलावा फ्री वीडियोस चाहते हो, कोर्स की फीस पे करने से पहले एक्सेस चाहते हो तो आप लोग ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पे आपको सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है, कोर्स का ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप इसका पूरी जानकारी ले सकते हो। कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस है, मॉक टेस्ट है, 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जिसमें आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी जिसमें कंप्लीट आपको यहाँ पर नोट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में। जैसे अगर हम रिसर्च की बात करें, आप देख सकते हो थियरी लेक्चर्स अवेलेबल है, एमसीक्यूज लेक्चर्स अवेलेबल है, नोट्स और टेस्ट सीरीज यहाँ पर हम आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से प्रोवाइड करवाते हैं। आज ही गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर जल्दी से कांटेक्ट कीजिए एंड इस कोर्स का बेनिफिट उठाइए। हमारा आज का टॉपिक है रिसर्च मैथडोलॉजी इंट्रोडक्शन। तो रिसर्च में इंट्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे। अब जैसे कि इसके नाम से ही आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि रिसर्च, सर्च का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना। रिसर्च का मतलब होता है कि कोई चीज ऑलरेडी हमारे पास है लेकिन हम फिर भी उसी चीज पे सर्च कर रहे हैं, उसी चीज को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, बार बार किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, बार बार किसी चीज पे अगर हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है, फाइंडिंग्स कुछ नई लेना चाहते हैं तो उस चीज को बोला जाता है रिसर्च। रिसर्च क्या है? ये एक केयरफुल एंड डिटेल स्टडी है। किसके बारे में? किसी भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है, किसी भी कोई इश्यू है हमें, ठीक है, हम उस पर कोई सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं लेकिन हमें क्या लगता है कि ये सॉल्यूशन से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है तो हम उसको रिसर्च करेंगे, यानी कि हम कोई दूसरा सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है जो फर्स्ट हमारा रिजल्ट था, जो फर्स्ट हमारी फाइंडिंग्स थी, उसमें कुछ कमियां रह गई है तो इसीलिए हम लोग फिर से उस चीज को सर्च करते हैं। दैट इज कॉल्ड रिसर्च। ठीक है, तो पहली चीज आपने ये याद रखनी है कि ये एक केयरफुल एंड डिटेल स्टडी होती है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में। इसके अलावा इसमें बोला गया है कि रिसर्च इज अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक सर्च। लॉजिकल का मतलब है कि अगर हम किसी भी चीज को सर्च करना चाहते हैं तो उसमें कुछ लॉजिक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम में फंसे हैं और डायरेक्टली हम लोग उसका सॉल्यूशन ढूंढने लग जाएं। कुछ लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं, कुछ एक सिस्टमैटिक वे में हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो है हर एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है रिसर्च में। ठीक है, रिसर्च इज अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर न्यू एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है,
नेक्स्ट बोला गया है इट इज़ एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू साइंटिफिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स थ्रू ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस। तो अब जैसे आप सभी को पता है कि अब यहाँ पे आप लोग पीएचडी की तैयारी कर रहे हो, इधर हम लोगों को रिसर्च करना कंपलसरी होता है पीएचडी में, ठीक है। तो हम किस बारे में रिसर्च करते हैं, कोई भी एक सोशल प्रॉब्लम, कोई भी एक साइंटिफिक प्रॉब्लम होनी चाहिए, या फिर कोई एक इशू है जो कि काफ़ी टाइम से सब लोग फेस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो हम लोग रिसर्च में क्या करते हैं, उस चीज़ का एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमसे पहले काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे आए होंगे जिन्होंने उस टॉपिक को पकड़ा होगा एंड उस पर रिसर्च की होगी, बट मे बी ये हो सकता है कि उनकी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई होगी, कोई ना कोई इश्यूज अभी भी उस पर्टिकुलर टॉपिक में रह रहे होंगे, तो उसी चीज़ को हम लोग बार बार सर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिसर्च, ठीक है। सो आई होप ये दो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है द इंफॉर्मेशन माइट बी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। सो जब हम रिसर्च करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि कोई सोशल प्रॉब्लम है, कोई हंगर से रिलेटेड प्रॉब्लम पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। सो अब डेटा कलेक्ट अगर हम लोगों को करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो हम लोग डिफरेंट सोर्सेज से कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग इंटरनेट के थ्रू भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग फील्ड में जा करके लोगों से बातचीत करके, स्लम्स में जा करके इस चीज़ को देख सकते हैं कि लोग किस सिचुएशन में हैं, कैसे इस चीज़ को रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट सोर्सेज से हम कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपीरियंस, ठीक है। ये होता है कि अगर कोई ऐसी फील्ड है जिसमें मैं बोलती हूँ कि मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि ये चीज़ कैसे काम करती है, तो उसमें वो चीज़ भी हमें रिसर्च में हेल्प करती है। ह्यूमन बींग्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फील्ड में जाकर के हम लोगों से बातचीत करते हैं, उनके व्यूज़ जानते हैं, ठीक है। बुक्स के थ्रू, जो प्रीवियसली पब्लिश्ड बुक्स होती हैं, जर्नल्स होते हैं, इन सब चीज़ों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं अपने रिसर्च के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये बोला गया है कि रिसर्च कैन बी लीड टू न्यू कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। यानी कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, उस चीज़ का नॉलेज है, लेकिन उसमें न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आया है, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। अब जैसे मान लीजिए हम लोगों ने देखना है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो ये डेटा हम लोगों के पास ऑलरेडी है कि 2020 में इंडिया की पॉपुलेशन इतनी थी, कोविड-19 की वजह से इतने लोगों की मौत हो गई है। लेकिन अगर हमें इस चीज़ को बोलेंगे हम एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है, सो इसमें न्यू कंट्रीब्यूशन क्या होगा कि अभी कितने लोगों की मौत हो गई थी एंड नए कितने जन्म हुए हैं, वो सब चीज़ें रिसर्च आती है, ये नया कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, सो इधर एक प्रोसेस बताया गया है रिसर्च का, ठीक है। तो यहाँ पे पहले स्टेप में बोला गया है स्टार्ट थिंकिंग ऑफ अ प्रॉब्लम। तो अब सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग किस बारे में रिसर्च करना चाहते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अब जैसे आप लोग मान लीजिए सोशल वर्क में पीएचडी करते हो, ठीक है, या फिर कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करते हो, तो आप लोगों के सामने पहले ही सबसे पहले कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसके बाद प्रॉब्लम के थ्रू आप क्या करोगे, पॉपुलेट करोगे क्वेश्चंस वी नीड आंसर टू, ठीक है। उसके बाद उस प्रॉब्लम में आप देखोगे कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चंस रेज हुए हैं, तो इनका सॉल्यूशन हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग इस बारे में सोचना शुरू करोगे, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या होता है, राइट द रिसर्च हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अनुमान लगाना, गेस करना, ठीक है। सो उसके बाद हम क्या करते हैं, रिसर्च में अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं कि ये पॉइंट्स हो सकते हैं, हम इस चीज़ में इस तरह से डेटा कलेक्ट करेंगे, इसका ये सॉल्यूशन इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये आता है रिसर्च का थर्ड स्टेप। नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ गोल्स फॉर द रिसर्च, कि इस लेवल पे अगर हमारा एक गोल अचीव हो जाता है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट गोल क्या होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टेट ऑफ गोल्स आप लोगों को रिसर्च में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रिएट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। सो रिसर्च का हमारा क्या मेन मुद्दा है, क्यों हम रिसर्च कर रहे हैं, तो कहाँ से हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम आई या कोई प्रॉब्लम हमने फेस की एंड किस तरह से हम उसको कंप्लीट करने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस जो है वो रिसर्च के अंदर आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि रिसर्च एग्जैक्टली होता क्या है। तो एग्जाम में आप लोगों को इसी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रिसर्च क्या होता है। सो उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा, लेकिन बातें सिर्फ यही होंगी, डेफिनेशन सिर्फ यही होंगी जो मैं आप लोगों को आज इस पूरी वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। सो पहला बोला गया है कि रिसर्च एक मेथड होता है सर्चिंग फॉर फैक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज।
ठीक है, किसी भी फील्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, इट रिप्रेजेंट्स एन एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, यानी कि हमारे में एक एटीट्यूड होना चाहिए कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, किस टॉपिक पे कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग चीज़ों को जो है मैनेज करेंगे, ये एक एटीट्यूड होना चाहिए कि हम लोग फील्ड में जाकर के भी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये एटीट्यूड आप लोगों में नहीं होगा तो रिसर्च आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकती है। नेक्स्ट बोला गया है, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू एलिसिट फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी कि प्रीवियस क्या फैक्ट्स थे, क्या फाइंडिंग्स थी, उन सब चीज़ों को एलिसिट करना है, उन सब चीज़ों को भी हमें मद्देनज़र रखना है। ऐसा नहीं करना है कि ये फाइंडिंग्स पहले हो चुकी हैं, ये बेकार है, हम इनको नहीं देखेंगे एंड हम अपने लेवल पे काम करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा प्रीवियस फैक्ट्स, प्रीवियस फिगर्स को ध्यान में रख के हम लोगों ने अपनी फाइंडिंग्स शुरू करनी है। नेक्स्ट बोला गया है, अ सिस्टमैटिक एंड स्कॉलरली एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड। तो ये साइंटिफिक, सोशल, कोई भी मेथड हो सकता है। एंड ये पॉइंट आपने याद रखना है कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, यानी कि एक सिस्टम के साथ हम काम करते हैं। वो सिस्टम क्या होता है, कैसे उसको हम फॉलो करते हैं, ये सब चीज़ें भी हम लोग आगे आने वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, दैट मीन्स इट रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंटायर माइंड, यानी कि पूरे माइंड में हमें अपने माइंड को एक्टिव रखना पड़ेगा पूरी रिसर्च के थ्रू, कि ऐसा ना हो कि हमारा कोई पॉइंट मिस हो जाए। कभी हमें कोई आइडिया आता है, कब हम उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा ना हो कि कोई आइडिया हमें आज आया, 3 दिन बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करने की सोचते हैं, लेकिन 3 दिन में हम भूल जाते हैं कि वो आइडिया क्या था। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। नेक्स्ट बोला गया है, इट एक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, सो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि हम लोग नॉलेज जो है जनरेट करते रहते हैं। रिसर्च इज नेवर एंडिंग एंड एवर एनलार्जिंग सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो ये है रिसर्च की कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। सो मीनिंग की अगर हम लोग बात करें रिसर्च में, तो यहाँ पे बोला गया है अगेन कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है एंड ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। सिस्टमैटिक यही है कि एक सेट ऑफ प्रोसीजर है, एक सेट ऑफ प्रोसेस है जिसको हमें फॉलो करना ही है। एक सिस्टमैटिक, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई भी काम एक सिस्टमैटिक वे में करो तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। एक नया पॉइंट यहाँ पे ये है कि इट इज़ एन अटेम्प्ट टू परस्यू ट्रुथ थ्रू द मेथड्स ऑफ स्टडी, यानी कि हम लोग कैसे स्टडी करते हैं, प्रीवियस फाइंडिंग्स को भी स्टडी करेंगे एंड हम सच ढूंढने की कोशिश करेंगे, अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम सच ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे प्रीवियस फाइंडिंग्स को अपनी फाइंडिंग्स के साथ, या फिर हम कंपेयर करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को हंगर से रिलेटेड क्राइसिस की बात की, तो हम कंपेयर करेंगे कि डिफरेंट स्टेट्स में या डिफरेंट सिटीज़ में इसका क्या इम्पैक्ट रहता है एंड कौन से टाइम पे ये लोग किस तरह का जो है इश्यूज फेस करते हैं। तो ये कंपेरिजन और एक्सपेरिमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो जितना भी आप लोगों को ऑब्जर्वेशन है या प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को हमेशा रिसर्च में यूज करना ही चाहिए। नेक्स्ट अब आती है फाइनल जो हमारी ऑफिशियल डेफिनेशंस होती है रिसर्च की, एंड एग्जाम में मैं आप लोगों को बता दूं कि एज इट इज़ डेफिनेशंस भी लिखी होती हैं कई बार। ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा। एंड अगर आप लोग हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हो तो आप लोगों को पूरा हम लोग PDF फॉर्मेट में ये चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, सो दैट आप लोग अच्छे से टाइम लगा करके इन चीज़ों को पढ़ सको एंड समझ सको। सो रिसर्च मैंने बताया कि सिस्टमेटाइज एफर्ट होता है टू गेन न्यू नॉलेज। रिसर्च कंप्राइजेज डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस की है तो पहले हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अगर उस प्रॉब्लम को पहले किसी और ने फेस किया है एंड ऑलरेडी उस चीज़ पे रिसर्च हो चुकी है तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे, रीडिफाइन करेंगे, यानी कि हमने उसके बारे में क्या सोचा, क्या समझा, उस चीज़ को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस को और सजेस्टेड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है कि रिसर्च एज द मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स, कॉन्सेप्ट्स और सिंबल्स फॉर द पर्पज ऑफ जनरलाइजेशन टू एक्सटेंड, करेक्ट और वेरीफाई नॉलेज, वेदर that knowledge aids in construction of theory or in the practice
ऑफ एन आर्ट, ठीक है। जो भी नॉलेज हमने कलेक्ट किया तो उस नॉलेज को कहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, किस तरह से यूज़ करेंगे, वो सब चीज़ें इसमें हम मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। सो ये है रिसर्च की कुछ बेसिक डेफिनेशंस। सो ये जो फीचर्स हैं इसको मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किया है क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, अभी प्रीवियस 3-4 स्लाइड्स में हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उन सब चीज़ों को आप लोग फीचर्स में भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। सो सिस्टमैटिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो लॉजिकल का मतलब होता है हर एक लॉजिक हमें यूज़ करना है, ठीक है। लॉजिक का मतलब होता है कि एक प्रॉब्लम है, इसका एक सॉल्यूशन हम लोगों को मिला, तो इसको हम ये देखेंगे कि अगर हम ये सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं तो क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एंड क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हर एक लॉजिक लगा करके हम लोगों को रियल लाइफ चीज़ों को रिलेट करके यहाँ पे काम करना होता है, ठीक है। सो अब बात करते हैं एम्पेरिकल की। एम्पेरिकल का मतलब होता है इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स ये कि जब भी हम लोग बोलते हैं कि हम अपनी ऑब्जर्वेशन और अपने एक्सपीरियंस के साथ कुछ चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो होती है एम्पेरिकल से रिलेटेड। एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन और आप लोगों को एक्सपीरियंस टर्म नज़र आए एंड ऑप्शन में एम्पेरिकल होगा तो आप लोग उसी को सेलेक्ट कीजिएगा बिना सोचे समझे, ठीक है। जैसे कि एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसी को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो वो एम्पेरिकल के अंदर आता है, ठीक है। एंड इसमें बोला गया है अनबाइज्ड। अनबाइज्ड का मतलब होता है कि अगर जो हमारे रिसर्च की हमने फाइंडिंग्स ली है तो एज इट इज़ फाइंडिंग्स को ही हमें अपने रिपोर्ट में लिखना होगा। इसमें हम कोई भी बायसनेस यूज़ नहीं कर सकते एंड शुड नॉट बी जज्ड बेस्ड ऑन जजमेंट्स। ये नहीं सोचना है कि हम इसमें अपनी तरफ से थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड कर देते हैं। रिसर्च में ये कभी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोग तो अपनी तरफ से थोड़ी सी इसमें होशियारी कर दोगे कि हमने अपनी तरफ से कोई डेटा ऐड कर दिया, लेकिन क्योंकि जो आप लोगों की रिसर्च को, आप लोगों की थीसिस को चेक कर रहे हैं वो एक्सपर्ट हैं, उन लोगों को ये भी पता होता है कि इस टॉपिक पे प्रीवियस फाइंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है। सो इन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे बात की गई है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इस चीज़ को हम स्किप करते हैं, राइट। सिग्निफिकेंस है कि क्यों इसको यूज़ करते हैं। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर हमें किसी टॉपिक पे कलेक्ट करनी है, ठीक है, एक्सपैंड करना है अपने नॉलेज को, रिसर्च बिल्ड्स योर क्रेडिबिलिटी एंड न्यू आइडियाज़ को अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं किसी एक टॉपिक पे लेकर के, किसी एक प्रॉब्लम को लेकर के, तो उस चीज़ के लिए रिसर्च का सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। सो रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे सभी नाम हैं, आप लोग इनको सिर्फ याद रख लीजिए। एग्जाम में कई बार ऑप्शंस में आता है तो आप लोग सिर्फ देख लोगे तो इजीली आंसर कर सकते हो, ठीक है। पहला था एम्पेरिकल। एम्पेरिकल मैंने आप लोगों को बताया कि रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन या हमारी जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस, उन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है ये, ठीक है। सो इसीलिए रिसर्च जो है वो एम्पेरिकल होनी चाहिए। इसमें हम लोग थ्योरी बिल्डिंग, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है। एंड जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है किसी रिसर्च को लेकर के, उस चीज़ को यहाँ पे हम यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉजिकल रिसर्च। सो लॉजिकल रिसर्च क्या होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि लॉजिक्स हमने यूज़ करने हैं कि एक सॉल्यूशन मिल गया, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। यानी कि जो लॉजिकल होता है ये हमेशा डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड चीज़ होती है। जहाँ पे भी टर्म डिसीजन मेकिंग नज़र आए, लॉजिकल रिसर्च को आप लोग करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें हम लोग लॉजिक्स लगा के डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं सो दैट हम लोग क्या करें, न्यू क्वेश्चंस को, अपने न्यू सॉल्यूशंस को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइक्लिकल। सो साइक्लिकल प्रोसेस है, ये कॉन्टिन्यूस साइकिल होता है। यानी कि रिसर्च में हमने पहले पहला फेज किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया एंड पांचवा किया, ठीक है। तो ये प्रोसेस पूरा इसी फ्लो में काम करेगा। एक सॉल्यूशन मिलेगा, दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तीसरा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इट स्टार्ट्स विद प्रॉब्लम एंड एंड विद अनदर प्रॉब्लम। मैंने आप लोगों को बताया कि एक प्रॉब्लम से शुरू होंगे, उसका सॉल्यूशन मिलेगा, तब को दूसरा प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जैसे साइक्लिक के स्टेजेस होते हैं डिफरेंट, ठीक है, उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है एनालिटिकल, कि किस तरह से हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्या हमारा डेटा अभी है, क्या आने वाला डेटा है, ठीक है, किस तरह से हम लोग उसको सॉल्यूशन उस चीज़ का प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल रिसर्च। सो क्रिटिकल थिंकिंग,
यानी कि जो हमारा कोर एकेडमिक स्किल होती है अंडर ग्रेजुएशन पे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम पे, जो हम लोगों के दिमाग में बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, उन सब चीज़ों को भी हमने याद करना है कि ये क्वेश्चन उस टाइम पे भी था एंड ये क्वेश्चन यहाँ पे किस तरह से हमारे सामने आया है एंड कैसे हम इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे. So critical research is a loosely defined genre of social inquiry whose central theme involves the problematization of the knowledge. नेक्स्ट आता है methodological. So this procedure इस प्रोसीजर में क्या होता है? It is the way in which the researcher arrange, develop, जहाँ पे भी आप लोगों को टर्म मिलती है ना, arrange, develop, modify any technique. ठीक है, तो वो प्रीवियस रिजल्ट पे भी हो सकती है या अपनी अभी फाइंडिंग्स पे भी हो सकती है, वो सब आता है मैथडोलॉजिकल के अंदर. ठीक है, सो ये भी एक सिस्टमैटिक मेथड होता है. नेक्स्ट आता है रेप्लिकेबल. सो रेप्लिकेबल का मतलब होता है कि रेप्लिकेबल कीप्स रिसर्चर्स ऑनेस्ट एंड कैन गिव रीडर्स कॉन्फिडेंस इन रिसर्च. इसके अलावा रिसर्चर्स आर अग्रीइंग टू रेप्लिकेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है फिजिबल. सो फिजिबल रिसर्च क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड. द फिजिबिलिटी ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ द इमीडिएट एम्पेरिकल एंड क्लिनिकल एनवायरनमेंट. एंड लास्ट आता है हमारे पास एथिकल. सो एथिकल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसमें नंबर ऑफ रीजंस आते हैं. एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे रीजन हमारे पास है. अब हमें ये देखना है कि हम लोग किस तरह से एंड कौन से रीजन को अटेम्प्ट करेंगे. इसमें डेटा गैदरिंग होता है, वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन होती है एथिक्स के थ्रू. ठीक है, एथिक्स का हिंदी में मतलब होता है नैतिक. ठीक है, जो नैतिकता होती है ना, बेसिक नैतिकताएं, वो आती है यहाँ पे. जैसे कि रिपोर्टिंग, प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए. प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है? प्लेगरिज्म का मतलब होता है डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए. तो ये रिसर्च एथिक्स एक सेपरेट टॉपिक है. ठीक है, यानी कि कौन कौन सी नैतिकताएं हैं, कौन कौन से बेसिक रूल्स हैं जो कि रिसर्च में हमें ध्यान में रखने चाहिए. नेक्स्ट आता है रेलेवेंट. सो रेलेवेंट होना चाहिए, यानी कि जिस टॉपिक पे हम लोग रिसर्च करना हमने स्टार्ट किया है, हम लोग अपने टॉपिक से भटके ना, हमेशा उस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान में रखें. ठीक है, तो ये है रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही. आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है. एंड इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई डाउट है, किसी और टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हो. हमारी टीम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट.